सभी का। गुड मॉर्निंग भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्रिकल हमने स्टार्ट करी, उसमें कुछ एक प्रॉपर्टी हमने देखी। आज उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, यानी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ऐसी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री की मेन जो ताकत है ना वो प्रॉपर्टीज़ में है। अगर आप प्रॉपर्टीज समझ गए, क्योंकि इतना वास्ट नहीं है, देखिए ये रेंज है, अगर ये रेंज कवर कर ली तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आराम से हो जाता है पेपर में, ठीक है। पर एक एक क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन रह गया, आसान आसान क्वेश्चन तो आप कराए, जो मुश्किल क्वेश्चन है वो रह गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये रेंज पूरी कवर करनी है तो आपको वैरायटी जितनी भी है वो सारी आपको आनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पहले कुछ प्रॉपर्टी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसे करा दीजिए कि एक प्रॉपर्टी बताई फिर उसका क्वेश्चन करा दिया, है ना। जैसे आप देखते हैं किताब वगैरह में भी होता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, या बहुत सारे टीचर ऐसे ही कराते हैं कि भाई एक प्रॉपर्टी करा दी, उसके साथ उसका क्वेश्चन करा दिया, बच्चा फॉर्मूला देख गया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी और आंसर निकाल लिया, ठीक है। पर मैं ज्योमेट्री इस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग पे लोड पड़े, आप रिकॉल करें। क्योंकि वो चीज भी ना, अगर एक प्रॉपर्टी के साथ 4-5 क्वेश्चन भी करा दूं ना, ये जरूरी नहीं है कि वो अगली बार क्लिक कर जाएगी आपको, ठीक है। तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी। हम एक प्रॉपर्टी पे 3-4-5 क्वेश्चन करेंगे तो सही, पर वो रैंडम करेंगे जिससे कि रिकॉल करने की एबिलिटी बिल्ट हो, ठीक है। तो मिक्स करेंगे क्वेश्चन हमेशा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट यानी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपके सामने है, और ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। यानी अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन मिलता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा इन प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टी क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहली, अगर मान लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने यहां पर। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा ना वो बात समझनी है आपको। मान लेते हैं ये x है, ये y है, ये z है, ये b है, ये p है, ये पूरा h है ना। ये मान लेते हैं। मैंने a b c d जैसे यहां लिखा हुआ है वैसे मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैं इस तरीके से ध्यान नहीं रखता हूं, मैं इसी तरीके से ध्यान रखता हूं, ठीक है। अब मैंने देखा कि पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, इसका स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर बराबर है वाई इंटू जेड के। आप ये ही ध्यान रखें कि इस वाले का स्क्वायर ये इंटू ये होगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। आपको ये ए बी सी डी डी कुछ भी याद नहीं रखना। जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो घर पे बनाए आप ए बी सी, बी पे राइट एंगल आया तो पेपर में भी ये ध्यान रहे और बी पे राइट एंगल बने, ऐसा ध्यान नहीं रखना, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है इसका स्क्वायर बराबर होगा ये इंटू ये, ठीक है। अगले पे आता हूं। अगला है P इंटू बी बटे H मैं करता हूं तो X की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। P इंटू बी बाई एच, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, बराबर आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एरिया इक्वल होगा। अगर देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये अगर P है, ये B है, ये H है और ये X है। अगर मैं इसका एरिया देखूं, एक तो यहां से देख सकता हूं, यहां से भी देख सकता हूं। अगर मैं यहां से देखता हूं तो क्या आएगा, हाफ पी बी। अगर मैं यहां से देखता हूं तो क्या आएगा, हाफ एच एक्स। हाफ से हाफ कटेगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पी बी बाई एच। वो मेरे को यहां पर दिख रहा है, पी बी बाई एच मेरी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रॉपर्टी है वाई इंटू, देखिए प्रॉपर्टी क्या है, मैं ऐसे ही ध्यान रखता था, ये वाला इंटू ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी y इंटू एच बराबर हो गया किसके, p स्क्वायर के। इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि ये इंटू ये बराबर होगा इसके स्क्वायर के, यानी z इंटू एच बराबर होगा किसके, b स्क्वायर के। ये आपकी अगली प्रॉपर्टी आ गई ये वाली। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो y बाय z आ गया आपका p स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यानी अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई इसका इसका अनुपात क्या होगा तो p स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखने का तरीका ये है। अगर आप सोचे ए बी बी सी सी डी डी सी ये याद कर लें, संभव नहीं है, ठीक है, और ये धोखा दे जाएगी आपको। ये समझिए
मैंने जैसे आपको बताया ये इंटू ये इसका स्क्वायर, ये इंटू ये इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका और इसका अनुपात निकालेंगे तो इसका स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी राइट एंगल ट्राइंगल की। अब मैं आगे आता हूं। अब ये जो तीन त्रिभुज बनते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ध्यान रखना आपको, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। किस तरीके से होते हैं ये हम सिमिलर ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे। अगली प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2RR। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आपको दे रखी है कि भाई ये आर क्या है? अंदर वाली त्रिज्या, बाहर वाली त्रिज्या कैपिटल आर है। यानी अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया क्या? आर हो गया, और ये हो गया क्या? कैपिटल आर हो गया, ठीक है। तो कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर छोटा आर और बड़ा आर आपको गिवन होगा राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोणीय त्रिभुज में, और आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल निकालिए। सीधा फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, सीधा आंसर मैं करूंगा, ठीक है। ये हिडन फॉर्मूले में से है, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने ये पूछा कि आर क्या होगा, आर का फॉर्मूला होता है हमारा P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाता है। यानी ये जोड़ेंगे, ये घटाएंगे, 2 से भाग करेंगे, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कैसे आएगी? बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या के लिए h को 2 से भाग कर देंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। साथ के साथ r के अंदर ये फॉर्मूला और ध्यान रखना है, s माइनस एच। s क्या है? अर्ध परिमाप है, इसे मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, काफी जगह। तो ये अर्ध परिमाप हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये फॉर्मूला जब भी कराऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, पहले ये आपको पता होने चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल को लेके। अब देखिए, जब आप रिवाइज करें, ध्यान से देखिएगा, जब आप रिवाइज करें, अब जैसे मान लेते हैं मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ा दी, अब मैं क्या कहूंगा, देखो अगर ये P है, ये B है, ये H है, ये X है, ये Y है, ये Z है। अब मान लेते हैं मैं खुद से रिवाइज करता हूं, मैं देखता हूं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ी P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। मुझे ये पता है पाइथागोरस लगेगा। मुझे ये पता है P इंटू P अपॉन H करूंगा तो X आ जाएगा, ये भी मुझे पता है। उसके बाद अभी मैंने सीखा X स्क्वायर इक्वल टू Y इंटू Z, ये भी मुझे पता है। उसके बाद मैंने देखा Y इंटू H बराबर हो गया P स्क्वायर के, और Z इंटू H बराबर हो गया किसके? बी स्क्वायर के, ठीक है। साथ के साथ अगर मैं बोलता हूं कि भाई y बाय z अगर मेरे को निकालना है तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। साथ के साथ अगर मैं आपसे बोलता हूं r निकालना है तो क्या हो जाएगा? P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 हो जाएगा। साथ के साथ मैं आपसे बोलता हूं कैपिटल R निकालना है तो क्या होगा? कैपिटल R हो जाएगा आपका h बाय 2, ठीक है। साथ के साथ मैंने आपसे पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 2RR, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस होती है। यानी प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करनी है, कोई नेम ध्यान नहीं रखना, ABCD, और ये लगातार हम इतनी बार लिखेंगे कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ये 3 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये 3 त्रिभुज जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर पढ़ी थी। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सिमिलर वाला मैं बताऊंगा भाई, थोड़ा इंतजार करिए। सिमिलर वाला मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। वो सिमिलर ट्राइंगल में ही लूंगा तभी फायदा है, ठीक है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, नहीं भूलेंगे भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं कोई नहीं भूल पाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी कोई नहीं भूल पाएगा। मैं सारी प्रॉपर्टी इस तरीके से कराऊंगा आपको। आप जो मेन सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही कि इसकी नेमिंग करनी शुरू कर देते हैं। हमें सिर्फ डायरेक्शन ध्यान रखनी है। अब मैं इसको और भी अलग तरीके से दिखाऊं, देखो अब मैंने आपको ये बता दिया स्टार्टिंग फेस। अब मेरा एक्सपर्टीज फेस आ गया। अब मान लेते हैं मैंने सब प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, मुझे पता है ये इंटू ये डिवाइड बाई ये आ जाएगा।
मुझे पता ये इंटू ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मुझे पता ये इंटू ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मुझे पता इसका स्क्वायर ये इंटू ये के बराबर होगा, मुझे पता ये इंटू ये बाई ये इसकी वैल्यू होगी, मुझे पता इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड लिखा ही नहीं, केवल एरो का काम किया। ठीक है, तो एरो से ही मैंने सारी चीजें निकाल ली अपने आप। तो ये प्रॉपर्टीज आपको इसी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली प्रॉपर्टी है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। कई बच्चे ना इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो भाई, दो चीजें हैं। एक है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। एक क्या है, मीडियन। मीडियन यानी माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, जो सामने वाले के मिड पॉइंट को काटती है, यानी ये माध्यिका, यानी ये बराबर होंगे। तो इस केस के अंदर BD की वैल्यू जो होती है हमारी, वो क्या हो जाती है, AC/2। ठीक है, ये BD की वैल्यू हो जाती है। परंतु यहां पर अगर आप BD निकाल रहे थे तो किसके बराबर आ रहा था, यहां पर BD बराबर आ रहा था √of AD इंटू DC। ठीक है, तो दोनों चीजों में फर्क है। ये परपेंडिकुलर है, लंब है, ये माध्यिका है। यानी जब माध्यिका होती है तो ये तीनों बराबर होते हैं, 1 2 3। परंतु जब लंब डलता है इस पे तो ये तीनों बराबर नहीं होते। यहाँ बराबर का कोई सीन नहीं है, यहाँ ये प्रॉपर्टी लगती है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, शुक्रिया भाई। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। ठीक है, देखिए जहां जहां बच्चे गलती करते हैं ना, उन चीजों को साथ लेके चलूंगा मैं। आगे आते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज भी आपको मिलेंगी, जैसे कि ये आपको एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज मिलेगी जिसपे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर यहां पर परपेंडिकुलर, यहां पर परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर डाले गए। ठीक है, अगर BAC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि DH GG के बराबर होगा, यानी ये और ये बराबर होंगे, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको HG की वैल्यू निकालनी है तो 2√CG इंटू BH। ठीक है, ये याद रखनी पड़ेगी। और AD की अगर वैल्यू निकालनी है तो FH प्लस EG हो जाएगी, यानी इसकी लंबाई अगर निकालनी है इन दोनों की लंबाई के एडिशन के बराबर होगी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इस पे भी क्वेश्चन कैसे आएगा, वो मैं कराऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉस लैडर थ्योरम। ठीक है, अगर ध्यान से देखिएगा, इस पे बेस क्वेश्चन आ जाता है काफी बार। अगर ABCDEF ये तीनों बराबर हैं, पैरेलल हैं, ये और ये, ठीक है, ये x है, ये z है, ये y है, तो 1/x प्लस 1/y 1/z के बराबर होगा। देखिए 1/x प्लस 1/y, यानी बाहर वाले दोनों को उल्टा करके ऐड करेंगे तो बीच वाले का उल्टा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या चीज बनती है मैं ये देख लेता हूं। इसके अंदर बन जाती है एक्सटेंडेड क्रॉस लैडर थ्योरम। एक्सटेंडेड यानी हुआ क्या, अब इस तरीके से ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर ये बाहर वाली 2 है तो बीच वाले के 1/, में बराबर आ जाएगी। मैंने x और y के साथ लिया तो c आ गया, ये वाली हाइट, क्योंकि x और y के साथ c है। ठीक है, मैंने a और b के साथ लिया। ठीक है, अगर मैं ये a लेता हूं, ये b लेता हूं, इसके साथ क्या आ जाएगा, ये f आ जाएगा, ये वाला f। ठीक है, अगर मैं x और b लेता हूं, अगर मैंने ये x लिया, ये वाला b लिया, तो x और b के साथ क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो x और b के साथ d आ गया। अगर मैं y और a लेता हूं तो क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि पहले 2 को अगर मैं ऐड करता हूं तो आखिरी 2 के बराबर आ जाएगा। यहां देखिए, अगर आप इसे ऐड करते हैं x और y, a और b, x और y, a और b, तो ये किसके बराबर हो गया, 1/c प्लस f 1/d प्लस e। ये प्रॉपर्टी बन गई आपकी। यानी अगर मैं इसे हटा देता हूं तो ध्यान से देखिए,
अब प्रॉपर्टी क्या बन गई, अगर इस तरीके की कुछ चीज दे रखी है तो बीच वाली ये दो हाइट का उल्टा बाहर वाली दो हाइट के उल्टे के बराबर आ जाएगा। 1/c प्लस एफ इक्वल टू 1/d प्लस ई। इस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ज्यादा समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी ये आती है, आपको त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। त्रिभुज की संख्या, ठीक है, जब परिमाप p है और भुजा जो है वो पूर्णांक है, ठीक है। अब p जो है ऑड हो सकता है और इवन हो सकता है। अगर इवन होता है तो फॉर्मूला आता है ये, अगर ऑड होता है तो फॉर्मूला आता है ये। अब लगाना कैसे है, मान लेते हैं उसने बोला परिमाप 48 है, 48 अगर मैं रख देता हूं यहां पर तो 48 आ जाएगा, यानी 48 ट्रायंगल आप बना सकते हैं जिनकी जो भुजा है वो पूर्णांक हो और परिमाप जो है 48 हो। मान लेते हैं कोई और, मान लेते हैं आपने 33 ले लिया, 33 क्या हो गया, ऑड हो गया, 33 प्लस 3 36, 36 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, अपॉन 48। तो 36 इंटू 36 बटे 48, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 निम 36, 9 तिया 27। तो 27 त्रिभुज आप बना पाएंगे जिनकी भुजा जो है वो पूर्णांक होगी, ठीक है, और परिमाप जो होगा वो 33 होगा, 33। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, आप ऐसे कितने त्रिभुज बना सकते हैं जिनकी पूर्णांक भुजाएं हो और परिमाप इतना हो, ठीक है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। भाई पीडीएफ इसकी पूरी मिल जाएगी आपको, टेंशन मत लीजिए, कुछ भी आपको नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको। अगला है ये, अगर एक त्रिभुज है, ये ध्यान से देखिए, ठीक है, अगर ये त्रिभुज है, ये केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, जो 2:1 में बांटता है, ठीक है, और वो किसके साथ बनता है, माध्यिका के साथ बनता है, मीडियन के साथ, यानी ADBECF माध्यिका है। माध्यिका कौन होती है, जो विपरीत भुजा को दो बराबर हिस्सों में काटती है। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, 3 टाइम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, 4 टाइम AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। आप कैसे ध्यान रखेंगे, 3 टाइम भुजा के स्क्वायर बराबर है 4 टाइम माध्यिका के स्क्वायर के योग के, सम के, ठीक है, ऐसे ध्यान रखें बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप ये भी कर सकते हैं, यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं AD की बात करूं, AD अपॉन AG, AD कितना है 3 है, AG कितना है 2 है, तो AD कितना हो गया 3/2 AG हो गया। अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं AD स्क्वायर लिखता तो क्या आता, 9/4, सब में कॉमन आता, यहाँ AG स्क्वायर आ जाता, यहाँ BG स्क्वायर आ जाता और यहाँ CG स्क्वायर आ जाता, ठीक है। अब क्या होता आगे, ये 9 जो है और 4 यहाँ पर ऑलरेडी है, 4 से 4 कट जाता और 9 किससे कटता, 3 से। तो ये वाली प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी नीचे वाली, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, नीचे वाली प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली आप कभी भी बना के निकाल सकते हैं, पर ऊपर वाली याद रखने की जरूरत है। ऊपर वाली इसी तरीके से याद रखिए, भुजा के वर्ग का 3 गुना, ठीक है, भुजा के वर्ग के योग का 3 गुना माध्यिका के वर्ग के योग के 4 गुना के बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ये, एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन आपका इस पे बन जाता है। कोई त्रिभुज आपको दे रखा है, अगर G क्या है, केंद्रक है, BC के बराबर है, तो ये जो कोण है BGC ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अपोलियस थ्योरम पे। देखिए सबसे पहले पता है क्या, अभी जो स्टार्टिंग की जो क्लासेस है वो मैक्सिमम आपको केवल ये बताने के लिए दिखाई जा रही हैं कि ये सब चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि पहली 2 क्लास में जो पढ़ाया आपको पूरी तरीके से याद हो जाए, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पर जैसे जैसे हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे सब चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे, पर थोड़ा सा इंतजार रखना, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगला आता है अपोलियस थ्योरम। अपोलियस थ्योरम किस लिए इस्तेमाल होती है, माध्यिका की लंबाई के लिए। अब देखिए ध्यान किस तरीके से रखना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने इसे कैसे ध्यान रखा,
अगर ये माध्यिका है, ठीक है, मैंने इसे कैसे ध्यान रखा है, मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये भी गामा है, क्योंकि दो बराबर हिस्सों में बटेगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो गया किसके, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर, इसे मैं क्रॉस ले लेता हूं, इसका स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। मैंने इस तरीके से ध्यान रखा, मैंने ए डी ए बी ए सी नहीं ध्यान रखा, आप भी नहीं रखेंगे, केवल दिमाग को खोलिए और देखिए किसका किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे आप देखिए, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, ए डी बी ई सी एफ अगर माध्यिकाएं हैं, ठीक है। अब कई जगह क्वेश्चन मिल जाता है आपको, अब एग्जामिनर क्या करता है कि इन माध्यिका को अलग अलग लेके एक ट्रायंगल बना लेता है, ठीक है। अगर ये माध्यिका को अलग अलग लेके एक ट्रायंगल बनाता है, माध्यिका एक ये है, एक ये है, ये है, तीन साइड को लेके उसने एक नया ट्रायंगल बनाया मीडियन के साथ, मीडियन ट्रायंगल है ये एक तरीके से, ठीक है। तो ओरिजिनल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 4/3 होता है, किससे, जो मीडियन के द्वारा ट्रायंगल बनाया जाएगा उससे, ठीक है, 4/3 ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है। अब थोड़ा ना क्वेश्चन पर आते हैं, आइए थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसे मैं सेव कर लेता हूं, वैसे तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। अब देखिए, अभी आपके दिमाग में बहुत सारी प्रॉपर्टी चली गई होंगी, अभी लगभग 20-1% प्रॉपर्टीज आपके पास पहुंच चुकी हैं, ठीक है, यानी 4-5 गुना लगभग हैं और प्रॉपर्टीज, पर सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में रहेगी, ये मेरी गारंटी है, एक एक बच्चे के दिमाग में रहेगी, पर एक भी क्लास ना मिस नहीं करना है आप सभी को। आइए देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन किस पे, जो प्रॉपर्टीज मैंने कल कराई थी, कल प्रॉपर्टी क्या कराई थी, देखिए कल आपको एक चीज बताई थी मैंने, अगर एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसका लंब है, ये इसे 2:1 में बटेगा, ये अगर केंद्रक है, और इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 2√3, साथ के साथ मैंने बताया था एरिया हो जाएगा 3√3 n²। एरिया की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ अगर ध्यान से देखें, इन रेडियस अंत्य त्रिज्या, अंत्य त्रिज्या कौन सी होती है, ये वाली होती है, मैंने आपको बताया था बाह्य त्रिज्या कौन सी होती है, ये वाली। तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है, यानी 3 यूनिट निकालनी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू 9। अब देखिए मैंने ना यहाँ पर ये नहीं करा कि √3/2a फिर उसे डिवाइड किया 2:1 में, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा दे रखा है, ये फॉर्मूला दे रखा है, दिमाग में छाप लो, 2 ऊपर 1 नीचे, 2√3 नीचे। अब जिसकी वैल्यू दे रखी होगी उसके हिसाब से रिलेट कर लेंगे। एक की वैल्यू 3, तो ऊपर वाले की 6, टोटल 9 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। ये कल कराई थी प्रॉपर्टी मैंने, ये प्रॉपर्टीज आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है, समबाहु त्रिभुज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं उसी प्रॉपर्टी पे एक और क्वेश्चन। देखिए अभी जम जाएगी प्रॉपर्टी, कल तक आप परफेक्ट हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी में। इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट साइड। अब आप ये सोचें कि ये क्वेश्चन कहाँ आते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है ये मेंस के क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस के, ठीक है। पता होने के बाद तो कुछ भी नहीं है। देखिए सिलेक्शन के अंदर अगर पता ही नहीं है तो ही सिलेक्शन बड़ा है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन का भी है कि अगर प्रॉपर्टीज पता है तो कुछ भी नहीं है, अदरवाइज टाइम लगेगा। आप देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ये कितनी होती है 2√3, तो आंसर कितना आ गया 6√3 आ गया। 6√3 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, यानी पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बच्चे पता है क्या करते हैं, जो गलती है लगातार, जब आप, एक चीज और बताता हूं यहां पर, देखिए दिक्कत क्या है। जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, ज्योमेट्री में आप आधे से ज्यादा समय इस पे वेस्ट करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आ गए, ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल इतना है तो ये वाला कितना होगा, ठीक है। या कोई फिगर बनी हुई है इस तरीके से, ये एंगल इतना है तो ये एंगल कितना होगा। आप पिछले 5 वर्ष के पेपर उठाइएगा, ठीक है, देखिए कहीं ये क्वेश्चन आ रहे हैं एंगल निकालने वाले, ये क्वेश्चन आते हैं क्या कभी? ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल के पेपर में, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आप आधे से ज्यादा टाइम इसमें बर्बाद करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको आसान लगता है, आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और ज्योमेट्री का बेस आप इसे मानते हैं, ज्योमेट्री का बेस ये नहीं है। ज्योमेट्री का बेस मैं आपको बता चुका हूं, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो केवल वो चल रहा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काम का है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के साथ भी मिल सकता है। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि यहां ना मैं मिक्स कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर्टी पे वही क्वेश्चन हमने करा दिए, अब इक्विलेटर ट्रायंगल वाला चल रहा है, अब ऐसा नहीं है कि आगे इक्विलेटर ट्रायंगल वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यही प्रॉपर्टी कम से कम 50 जगह लगा के दिखाऊंगा मैं, कम से कम 50 जगह, देखते रहिएगा आखिर तक, ठीक है। आपकी इतनी परफेक्शन हो जाएगी, आप सपने में भी बता देंगे कि ये है तो ये आंसर होगा, पक्की बात है, ठीक है। पर आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि भाई जो पढ़ा रहा हूं ना उस पर विश्वास करिए। अगर आप सोचें ये एंगल वाले क्वेश्चन मैं निकलवाऊं कि भाई ये ट्रायंगल है, ये अगर 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, अगर आप इसे बेसिक समझते हैं तो वो बेवकूफी है आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, पर इसकी प्रॉपर्टी जो यूज हो रही है मैं क्वेश्चंस में यूज जरूर कराऊंगा। मैं एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एक्सटीरियर एंगल वाले पे, मैं कोई ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें एक्सटीरियर एंगल भी लग गया, एंगल बाइसेक्टर भी लग गया, सारे लग गए एक साथ, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कराऊंगा इसे, एक एक क्वेश्चन इस पे करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज, ये रहा ए बी सी, अगर ये जी है ये डी है, ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। उसने किसकी वैल्यू दे रखी है? ए बी की। ए बी हमने कितना लिया था? ए बी हमने लिया था 2√3, अगर आपको ध्यान हो उसकी वैल्यू कितनी थी? 10 सेंटीमीटर है। यहां पर आपको क्या निकालना है? ए जी। ए जी का मतलब क्या? ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी थी? 2। आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। अगर 2 की वैल्यू निकालनी है तो √3 नीचे रख दो, ये आंसर आ गया। 10/√3 किस में है? इसमें है, देखिए √3 से काटेंगे, √3 आ जाएगा, 10/√3 यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैंने ये ऐसे इसलिए कराया है क्योंकि अगर इस पे कमांड हो गया तो आप ये क्वेश्चन पेन फ्री कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन पेन फ्री नहीं होगा आपका। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन कर लिए हमने इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है, और 85 जगह यूज होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, समबाहु त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज्योमेट्री में बहुत जगह यूज होते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिए, कुछ करना ही नहीं है। आपने ट्रिगो पढ़ा, ट्रिगो मेरे साथ पढ़ा, मैंने ट्रिगो में रेशियो जो कराया था 90, 60 और 30 वाले ट्रायंगल में, 45 वाले ट्रायंगल में सीधा सीधा वैल्यू निकालते थे। जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये लगा यार अगर ऐसा इसमें हो सकता है तो ऐसा और दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता।
फिर मुझे ध्यान आया यार इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें बार बार √3/2a करो, फिर उसे डिवाइड करो, फिर √3/4a² निकालो, तो क्यों ना हम ऐसे ही करें कि एक कोई सिंपल सी प्रॉपर्टी बना दे। है तो वही ना, है तो वही 90-60-30 ही तो है, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते हम वैसा। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी अपने आप ही बनाई, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी, दावा है मेरा। आप जितनी भी बुक निकाल लें कहीं पर भी ये प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, पर मुझे ऐसा लगा इससे रास्ता मेरा आसान होता है तो मैं ऐसे ही रिलेट करता हूँ। अब मैंने ये देखा कि भाई ये 2√3 है साइड, अगर इसकी वैल्यू 10 है, मेरे को 2 की निकालनी है ऊपर वाले की, तो √3 नीचे ले जाऊंगा तो 2 बच जाएगा। तो 10/√3 किस में है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, रेडियस ऑफ इन सर्कल यानी अंत्य त्रिज्या। अंत्य त्रिज्या कौन सी थी, नीचे वाली 1, और ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये आपको 2√3 की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 6 सेंटीमीटर। आपको किसकी निकालनी है, 1 की। इसको किससे गुणा करूं कि 6 आए, √3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये लगे कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ आते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये चारों क्वेश्चन मेंस एग्जाम के हैं, सीजीएल मेंस के। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और आपको पता लग जाएगा, ये चारों क्वेश्चन जो अभी कराए हैं मैंने, चारों क्वेश्चन सीजीएल मेंस के हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि भाई मेंस के क्वेश्चन है तो आसान नहीं कर सकते, वो हमारे पे डिपेंड करता है हमारा रास्ता कैसा है, हमने पढ़ाई किस तरीके से करी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए एक बार और देखिए, रेडियस ऑफ इन सर्कल, सबसे पहले थोड़ी दृष्टि इस पे भी डालिए कि भाई अगर कोई ट्रायंगल होता है, इन सर्कल का मतलब अंदर वाला वृत्त जिसका रेडियस स्मॉल r लेते हैं हम, कोई ट्रायंगल अगर है, सर्कम सर्कल का मतलब बाहर वाला वृत्त जिसमें ये त्रिज्या होती है। ठीक है, अगर यही आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखें तो देखिए ये r हो जाता है, ये स्मॉल r हो जाता है, ये 2 यूनिट हो जाता है, ये 1 यूनिट हो जाता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सभी त्रिभुज में नहीं, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, 2:1 हो जाता है। तो यहीं से ही हमने देखा सीधा सीधा, अंदर वाला है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, साइड की वैल्यू दे रखी है 2√3, अगर 6 है तो 2√3 6 कैसे बनेगा, √3 से गुणा करने पर, तो √3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2√3 कैसे, भाई बताया तो है 2√3 कैसे, ये इतनी देर से यही चल रहा है कि ये 2√3 होता है, यही तो बताया मैंने आपको, ये बताया था ना, ये कल की क्लास में भी बताया था कि भुजा हमेशा 2√3 लेनी है समबाहु त्रिभुज में, ऊपर वाला तब आप 2 ले सकते हैं, नीचे वाला 1 ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन शुरू होते हैं बिल्कुल बेसिक पे, बच्चों वाले बेसिक पे। अब ध्यान से देखिए, ए बी एंड सी ईच कैन टेक, प्रत्येक कितने मान ले सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बेसिक, वो जो बेसिक समझते हैं एंगल वाला, वो एंगल निकालना बेसिक ये है भाई इसमें, क्योंकि इंप्लीमेंट हो रहा है दिमाग का। अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, मान लेते हैं सारे एंगल जो है वो इंटीजर हैं, उसने बोला है कि सारे जो कोण हैं वो पूर्णांक हैं। आप में से कोई मेरे को ये बताए कि इस एंगल का सबसे अधिक मान क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, किसी भी एंगल की, जल्दी से बताइए, अगर सभी को इंटीजर लेना है तो। वन 179 कह रहा है, कोई 90 कह रहा है, कोई 180 कह रहा है। भाई एक बात ध्यान से समझिए, देखिए यही तो बेसिक पता लगता है आप सभी का। एक ट्रायंगल है मेरे पास,
इन तीनों कोण का योग कितना होगा? 180 होगा, है ना। अब मैं कह रहा हूं ये वाला एंगल ज्यादा से ज्यादा करना है। आपने सोचा चलो 179 कर देते हैं, पर आप इसे 179 कर पाएंगे? मैंने बोला ये भी इंटीजर रखना है, ये भी इंटीजर रखना है। कम से कम इंटीजर कितना संभव है? एक संभव है। कम से कम पूर्णांक एक तो लेना ही पड़ेगा। तो यानी इस एंगल की अधिकतम वैल्यू कितनी आएगी? 178 आएगी। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 178 हो सकती है। अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एक हो सकती है, एक से छोटी नहीं हो सकती। क्योंकि आप एक से छोटी रख देंगे तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा, डेसिमल में कहलाएगा। यहां पर हमने देखा ना मिनिमम कितना हो सकता है? एक हो सकता है। तो यानी किसी भी कोण की वैल्यू 1 से लेके 178 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 1 से लेके 178, तो कितनी वैल्यूज हो गई कोण की? प्रत्येक कोण की 178 मान संभव हैं। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक कंस्ट्रक्शन पे ट्रायंगल के, ठीक है। तो 178 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया। 89 नहीं होगा भाई, चेक करिए, 178 होगा। गलत बता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बिल्कुल लॉजिकल चीज बताई मैंने आपको कि भाई कोई ट्रायंगल है अगर, ठीक है, ये मेरे पास ट्रायंगल था, ठीक है। मैंने पूछा सारे एंगल इंटीजर लेने हैं, कम से कम इंटीजर क्या ले सकते हैं? आपने कहा एक। मैंने कहा अगर आप इसे एक लेंगे तो ये भी एक लेना, इसे भी आपने एक लिया। जब ये दोनों मिनिमम होंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। कितना? 178, है ना। फिर मैंने ये बोला कि इसकी अधिकतम आप कितनी ले सकते हैं? आपने बोला 178। 179 नहीं बोला, क्योंकि 179 अगर लेंगे तो ये इंटीजर नहीं आ पाएंगे दोनों, तो 178 बोला। अगर आप ये 178 लेते हैं और इसे 1 ही रहने देते हैं तो ये मिनिमम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी वैल्यू कहां से कहां तक संभव है? 1 से लेके 178। तो 178 मेरी वैल्यूज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक समकोणीय त्रिभुज में बी और ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और a माइनस बी अगर k के बराबर है और a और b पूर्णांक हैं, तो आपको बताना है कि k के कितने मान संभव हैं। अब किसी को अगर ऐसा लगता है ना उन्होंने बहुत अच्छा बेसिक पढ़ रखा है, बेसिक आता है, तो ये क्वेश्चन ना भाई कोई प्रॉपर्टी पे नहीं है। आप इतने तो समझदार हैं, पिछला क्वेश्चन भी कोई प्रॉपर्टी पे नहीं था ज्यादा, बिल्कुल बेसिक ट्रायंगल के स्ट्रक्चर पे था। ये भी बिल्कुल ट्रायंगल के स्ट्रक्चर पे है, ठीक है। देखिए आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। वो एंगल वेंगल निकालने वाले क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन एग्जाम्स के हैं, एग्जाम्स में आए हैं, बिल्कुल बेसिक पे हिट करा एग्जामिनर ने, तो मैंने इसलिए क्लास में लिए क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक समकोणीय त्रिभुज है, ठीक है, ये राइट एंगल है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है। अगर मैं ए और बी की बात करूं, पहली बात तो आप सभी को पता होना चाहिए कि a प्लस बी 90 होगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं मिनिमम और मैक्सिमम, a की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? आप 0 तो नहीं ले सकते, 1 डिग्री तो लेना पड़ेगा। अधिकतम कितनी हो सकती है? 90 नहीं ले सकते, 89 होगा। जब ये 1 होगा तो ये 89 होगा, जब ये 89 डिग्री होगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये मैक्सिमम हो जाएगा फिर, और ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक। अब आप देख सकते हैं वैल्यू कहां से कहां है, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक ये वैल्यू संभव है, ठीक है। तो k की कितनी वैल्यू आ गई? k की वैल्यू आ गई आपकी 89, क्योंकि जब ये 1 होगा ये 89 होगा, 1 माइनस 89 आ जाएगा, फिर 2 माइनस 88 आ जाएगा, फिर 3 माइनस 87 आ जाएगा। इस तरीके से करके अगर डिफरेंस निकालते रहेंगे सभी का, सारे इंटीजर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो सारे अगर इंटीजर मिलेंगे तो हमने देखा कितने इंटीजर मिले? 89 इंटीजर मिले, 89 मेरा आंसर हो गया, ठीक है।
अब एक चीज और देखेंगे यहीं पर ही। अब भाई ये तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछे अगली बार भी, ये भी तो पूछ सकता है कि पॉजिटिव इंटीजर कितने होंगे। आइए देख लीजिए, ध्यान से समझिए। ये 1 2 44 45, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये आ गया 89 88 46 45, फिर ये आ गया 46, ठीक है, 44, ये आ गया 89, ये आ गया 1। ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, अगर मैं घटाता हूं, अगर मैं इन्हें घटाता हूं तो यहां तक क्या मिलेगी मेरे को? ये मिलेगी नेगेटिव वैल्यूज। के नेगेटिव रहेगा। के नेगेटिव कितने नंबर में रहेगा? 44 वैल्यूज होंगी ऐसी, 44। अगर मैं इसकी बात करूं तो के 0 रहेगा, 1 वैल्यू ये आ जाएगी। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये सारे पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि ए माइनस बी पॉजिटिव आएगा सभी केस के अंदर। कितनी वैल्यू होंगी? ये भी 44 हो जाएंगी। तो के पॉजिटिव किस में होगा? 44 वैल्यूज में, ठीक है। अब आपके सामने पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप देखें, क्वेश्चन में केवल इतना पूछा था कि कितनी वैल्यू संभव है। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया, मैंने आपको बताया, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है और बिल्कुल बेसिक पे है। 1 से लेके 44, 89 से लेके 46, क्योंकि सम 90 होना चाहिए। पर जब आप इसमें घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, छोटे में से बड़ा घटाना है। कितनी वैल्यू नेगेटिव हो गई? 44 वैल्यूज नेगेटिव हो गई। कितनी वैल्यू 0 हो गई? एक वैल्यू, जब दोनों एंगल सेम थे ए और बी। कितनी वैल्यू पॉजिटिव हो गई? 44 वैल्यूज हो गई। टोटल करूंगा 89 वापस आ जाएगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है भाई। बहुत बढ़िया। अब देखिए कंप्लीट आपके सामने है, आप ये नहीं कह सकते कि आंसर ये आएगा वो आएगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि आंसर ये आना चाहिए था वो आना चाहिए था, 0 वाला भी आपको लेना पड़ेगा। तो भाई 0 भी तो लेंगे, तभी तो 89 आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे बेसिक पे, ये भी बिल्कुल बेसिक पर है। सबसे बेसिक चीजों पे क्वेश्चन करा रहा हूं आज मैं। बताइए, भाई 0 इंटीजर है। आपसे किसने कह दिया कि 0 इंटीजर नहीं है? 0 इंटीजर है भाई। कमेंट शो हो रहा है भाई? बिल्कुल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। मैं वही कंटेंट करा रहा हूं जो आपको एग्जाम में मिलेगा और आपको सफलता दिला देगा। मैं हवाबाजी में आपको खुश करने वाला कंटेंट नहीं करा रहा हूं, ना मैं कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं आसान आसान वो क्वेश्चन करा दूं जिसमें एंगल निकलता है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहे उससे, वो नकली बूस्टिंग है आपकी। देखिए वो आपको आज तो लगेगा हाँ यार बहुत बढ़िया मजा आ गया, वो तो आपको आता ही है, ठीक है। वो एंगल निकालना किसको नहीं आता? वो पेपर में आता है, कभी देखिए निकाल के, पेपर खोल के देखिए जरा, ठीक है। आइए देखते हैं, ये किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं ये हैं और तीसरी भुजा आपको बतानी है, उसका मान क्या हो सकता है, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यूज, तीसरी भुजा का पूर्णांक मान, सारी साइड इंटीजर है। हमने ये पढ़ा था जो तीसरी साइड होती है इसके अंतर से बड़ी होती है और योग से छोटी होती है, ठीक है। अंतर से बड़ी और योग से छोटी, बिल्कुल भाई। तो अंतर से बड़ी और योग से छोटी यानी 3 से लेके 29 तक सभी वैल्यू संभव है। 3 से लेके 29 तक कितनी वैल्यूज हो गई? 27 वैल्यूज हो गई।
27 वैल्यूज मेरा आंसर हो गया, 27 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए, एक बार दोबारा से देखिए, मैंने एक बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी आपको बताई थी। मैंने बोला था कि ये प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा ध्यान रखिए, जो तीसरी भुजा होती है त्रिभुज की, वो अन्य दो भुजा के अंतर से बड़ी और योग से छोटी ये होती है। अंतर कितना हो गया? 2 हो गया। योग कितना हो गया? सम 30 हो गया। 2 से बड़ा इंटीजर 3 हो गया, 30 से छोटा इंटीजर 29 हो गया। तो 3 से लेकर 29 तक सभी वैल्यू संभव है। तो कितनी वैल्यूज हो जाती है मिला के? ये 27 वैल्यूज हो जाती है। 27 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, शुक्रिया भाई। अब ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बिल्कुल बेसिक पे, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। ये आपको भले ही ना दिखे हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गए। ठीक है, पर ये बिल्कुल बेसिक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए, बढ़ते हैं। आइए देखते हैं ध्यान से। एक त्रिभुज है आपके पास जिसकी भुजा की लंबाई 10, 24 और x है, और x क्या है? पूर्णांक है। आपको बताना है त्रि एक्यूट एंगल के लिए x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिए, सबसे पहले पूरी चीज समझाता हूं। देखिए, खाली क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करा रहा मैं, ध्यान से समझिए भाई। अगर एक साइड 10 है, एक साइड 24 है, तीसरी साइड x है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, x के कितने मान संभव हैं, तो आप क्या करते? 24 में से 10 किया 14, 24 और 10 कितना हो गया? 34। तो 15 से लेके 16, 17, 18, 19, 33 तक, यानी ये वो वैल्यूज हो जाती 19 वैल्यूज। ठीक है, जिसके लिए ये वो 19 वैल्यूज हो जाती, जिसके लिए केवल त्रिभुज बनेगा। ठीक है, जिसके लिए केवल त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ट्राइंगल। पर यहां क्वेश्चन इस पे नहीं है। ठीक है, यहां क्वेश्चन किस पे है? न्यून कोणीय त्रिभुज पे। अंतर समझिएगा। न्यून कोणीय त्रिभुज के लिए आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, जो तीसरी साइड है वो अन्य दो साइड के योग से, स्क्वायर से छोटी होगी, जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा है। ये मैंने आपको बताया था। यानी इस क्वेश्चन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। यहां से ये तो जरूर पता लग सकता है कि 19 वैल्यूज ऐसी हैं जिनके लिए ये ट्रायंगल संभव है। पर हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि x की क्या वैल्यू हो जो ये जो तीनों एंगल है वो न्यून कोण बने। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अगर मैं सबसे बड़ी भुजा लेता हूं 10, 24 और x में, या तो मैं 24 ले सकता हूं। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 576, 476। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया, यानी एक्स जो बड़ा होगा वो 21 से बड़ा होगा। ठीक है, अब आगे मैं देखता हूं, अगली बड़ी साइड x भी हो सकती है पर 10 नहीं हो सकती। अगर मैं x लिखता, $576, x की वैल्यू 26 से कम आ गई। यहां देखिए, अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो क्या मिल रहा है मेरे को? मेरे को ये मिल रहा है कि x की वैल्यू 21 से बड़ी होनी चाहिए और 26 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या क्या संभव है? x की वैल्यू 22, 23, 24, 25 ये संभव है, जिसके लिए क्या बनेगा? न्यून कोणीय त्रिभुज बनेगा, एक्यूट एंगल
ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और देखिएगा, इसी को और पोस्टमार्टम करते हैं इसी का ही। आइए देखिए किस तरीके से मैं बताता हूं आपको। ये ट्रायंगल था आपका 10x 24, है ना, ये ट्रायंगल था। कितनी वैल्यूज के लिए संभव है, हमने निकाला था 15 से लेके 33 तक। x की वैल्यू 15 से लेके 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 33 तक, ये संभव है ना, बिल्कुल संभव है। अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला x की वैल्यू 22, 23, 24, 25। इसके लिए क्या बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा 22, 23, 24, 25। यानी 22 से लेके 25 के लिए क्या बना, 22 से लेके 25 के लिए बना न्यून कोणीय त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 26 लेता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 26 लेता हूं तो ये क्या बनेगा, ये तो राइट एंगल बन जाएगा ना भाई, 10, 24 और 26। ध्यान है 5, 12 और 13, तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए राइट ट्रायंगल बनेगा अगर ये वैल्यू आती है। ठीक है, ये कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है, ये कितनी वैल्यूज है, 1 वैल्यू है। अब क्या बची, टोटल कितनी थी, टोटल थी 19 आपके पास, 19 में से अगर 5 गया तो 14 वैल्यूज के लिए क्या बनेगा, 14 वैल्यूज के लिए बनेगा अधिक कोणीय त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये पूरा आपके सामने ना पोस्टमार्टम है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन वही आए जो मैंने आपको दिया था। अब वो कुछ भी पूछता है तो आपका आंसर इसके अंदर से है। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। आइए एक बार और देख लेते हैं, एग्जामिनर ने मेरे से क्या पूछा। देखिए मैं आपको सबसे पहले, देखिए जो चीज दिमाग में रख रहा हूं ना उसे फिट करते रहिए हाथ के हाथ। एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर ये पूछता है कि भाई अगर 2 भुजाएं ये हैं तो तीसरी भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा के संभव मान क्या होंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन, यानी जिससे ट्रायंगल बन जाए। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि भाई तीसरी भुजा जो है 2 के अंतर से बड़ी होगी, 2 के योग से छोटी होगी। तो आपने वो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल लिए, कितने त्रिभुज संभव हैं, यानी उस x के कितने मान संभव है, वो मैंने यहां लगाया। मैंने देखा अंतर से बड़ा और योग से छोटा, तो x क्या हो गया 15 से लेके 33 तक, यानी कितनी वैल्यू हो गई, 19 वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब इसके लिए ट्रायंगल संभव है, और ट्रायंगल कितने तरीके के हो गए, ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं। एक तो राइट ट्रायंगल हो गया आपका, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया, और एक्यूट ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल यहाँ संभव नहीं है। ठीक है, इक्विलेटरल यहाँ संभव नहीं है। आइसोसलीस वो संभव नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 24 वैल्यू तो यहाँ पर आपने ले ली। ठीक है, उसके लिए एक्यूट ट्रायंगल ही बनेगा। अब आपको यहाँ पूछा गया एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए आपको पूछा गया, आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि भाई एक्यूट एंगल जब बनता है जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब सबसे बड़ी भुजा इन तीनों में से क्या हो सकती है, आपने बोला 24, मैंने किया चलो 24 ले लेते हैं। 24 के हिसाब से मैंने सॉल्व किया तो x जो है 21 से बड़ा है। अब 21 कैसे आ गया, क्योंकि ये 21 पॉइंट कुछ आएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 21 से बड़ा इंटीजर आएगा, मुझे ये पता लग गया। अब मैंने आपसे ये बोला कि भाई आपको कैसे पता कि 24 x से बड़ा है, x भी तो बड़ा हो सकता है। आपने कहा हाँ हो सकता है, एक कंडीशन ये भी ले लेते हैं। तो आपने एक कंडीशन ये भी ले ली, x स्क्वायर इज लेस देन 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। x की वैल्यू सॉल्व करी तो लेस देन 26 आ गई। तो आपके दिमाग में एक चीज फिट बैठ गई कि अगर न्यून कोणीय त्रिभुज चाहिए तो x की वैल्यू क्या लो, 21 से बड़ी लो, 26 से छोटी लो। क्या क्या संभव है, 22, 23, 24, 25। तो ये 4 वैल्यूज हो गई। फिर मैं आपको आगे ले गया, मैंने आपसे बोला कि यार यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है,
और डेप्थ में जाइए। एग्जाम ये होता है बेसिक और ये डेप्थ होती है, ठीक है। इससे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनती है, आगे कभी नहीं बिगड़ पाएगी ये चीज। अब आपने देखा 22 से लेके 25 तक 4 वैल्यूज के लिए न्यून कोणीय त्रिभुज बन गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। फिर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अगर मैं 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करूं तो किसका स्क्वायर बन जाएगा, तो किसका स्क्वायर बन जाएगा, 26 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी x की वैल्यू अगर 26 होती तो समकोणीय त्रिभुज बन जाता, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी बची हुई वैल्यूज का क्या होगा, जो ये वाली वैल्यूज हैं और ये वाली वैल्यू है आगे, इन सब का क्या होगा, इन सब से बनेगा आपका अधिक कोणीय त्रिभुज, ठीक है। तो ये 3 तरीके के त्रिभुज आपके यहाँ पर संभव हैं। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को मेरी बात समझ आ गई होगी, एक एक बच्चे को। भाई बचा क्या, ऑब्ट्यूज ही बचा ना। ठीक है, ऑब्ट्यूज के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो बड़ी होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, है ना। यानी अगर मैं 24 और 10 ले लेता तो c किससे बड़ा आता, 26 से बड़ा आता, है ना। अगर मैं यहां 24 लेता, 24 का स्क्वायर ग्रेटर देन 10 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, तो यह आ जाता है x इज लेस देन 21, ठीक है। वो बात भी क्लियर हो गई अब आपकी। देखिए इस c की जगह x लिख देता हूं मैं, x, तो x जो है 21 से छोटा होगा तब ऑब्ट्यूज बनेगा, x 26 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज बनेगा। अब मैं देख लेता हूं यहां पर आ गया मैं, ठीक है। तो मैं यहां पर देखता हूं ये 21 से छोटा नहीं है, वो एक सेकंड रुक जाइए, ये 21 से छोटा नहीं है, ये किससे छोटा है, 21.5 21.6 से छोटा, 21.5 21.6 से छोटा। रुक जाइए करेक्ट कर देता हूं इसे। तो x छोटा है किससे, 21.5 21.6 से, और 26 से बड़ा है। अब 21.5 या 21.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा, उससे छोटा इंटीजर होगा 21। तो 21 से लेके 15 तक सब ऑब्ट्यूज, 26 से बड़े सब ऑब्ट्यूज। तो ये पूरा आपका प्रॉपर्टी यहां पर एक एक स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए। कितने लोगों को अच्छे से बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोणीय त्रिभुज भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही बेसिक होता है यार, एक बार मजबूत कर लो खत्म कहानी। अब 10 क्वेश्चन आ जाए, इस पे 50 क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे एग्जामिनर, आपका क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने ऐसे ही बताया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, है ना, AD मीट्स BC at D, BC at D। अब देखिए बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन ये भी है, बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर त्रिभुज ABC की बात करें, ये त्रिभुज ABC आ गया, है ना। अगेन देखिए बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है, ये होता है बेसिक, ठीक है। वो बेसिक नहीं होता कि जोड़ के 180 आएगा, ये ऑल्टरनेट एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, उन पे क्वेश्चन नहीं आते, पर उनका इस्तेमाल जरूर होता है, वो मैं इस्तेमाल कराऊंगा, पर उन पे बेस क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो बच्चों वाली चीजें देखिए वो नहीं भी कराऊंगा तो भी आपको आते हैं। बी अगर 35 डिग्री है, सी अगर 65 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, ये आपका 80 डिग्री हो गया, है ना। यहां निकाल लीजिए, देखो आ गया ना 80 डिग्री। अगर आपको ऐसे वाले क्वेश्चन चाहिए तो ऐसे वाले क्वेश्चन मिलेंगे, पर क्वेश्चन का पार्ट मिलेगा। 80 डिग्री कैसे, क्योंकि योग जो है 180 होता है।
अब इसका बाइसेक्टर डी पे काटता है, यानी ये 40 डिग्री हो गया, ये भी 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मेरे को किसके बारे में बताना है, ए डी, बी डी और सी डी में से कौन सा बड़ा। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखता हूं, ठीक है, जिसके अंदर ब्लू कलर से मैंने मार्क लगाया, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, जो कोण बड़ा उसके सामने वाली भुजा बड़ी, सीधी सी बात। ठीक है, अगर 40 बड़ा 35 से, इसके सामने वाली भुजा बड़ी इससे, तो यानी बी डी बड़ा हो गया किससे, ए डी से। ठीक है, बी डी बड़ा हो गया ए डी से, क्योंकि ए डी के सामने 35 डिग्री था, बी डी के सामने 40 डिग्री था। अब मैं अगले पे आता हूं, इस वाले पे। अब मैं सी डी और ए डी देखता हूं, ए डी के सामने 65, सी डी के सामने 40, यानी ए डी बड़ा होगा किससे, सी डी से, क्योंकि ए डी के सामने वाला एंगल बड़ा है। अगर ए डी बड़ा होगा सी डी से, तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि भाई ए डी बड़ा है सी डी से, तो सी डी बड़ा ए डी, उससे बड़ा बी डी। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए कितने बेसिक पे ये क्वेश्चन था, बिल्कुल ही बेसिक पे, पर कई बच्चों ने ये क्वेश्चन भी पहली बार देखा होगा। कितने लोगों ने बात समझ ली है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो सिंपल सी बातें मैं मुंह से बोल रहा हूं ना, उन पे ध्यान रखिए। ठीक है, बस जो बात मैं बोलूंगा उन पे ध्यान रखना है। ये 40 डिग्री है, 35 डिग्री है। मुद्दे की बात ये है, जो कोण बड़ा, जो एंगल बड़ा, उसके सामने वाली भुजा बड़ी, उसके सामने वाली साइड बड़ी। अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो 40 और 35 में से एंगल कौन सा बड़ा है, 40। 40 के सामने कौन सी साइड है, बी डी। 35 के सामने कौन सी साइड है, ए डी। तो बी डी बड़ी हो गई ए डी से, मैंने यहां लिख दिया, ये रहा। ठीक है, अब मैं इस वाले ट्रायंगल में आया, 65 के सामने कौन सी साइड है, ए डी। 40 के सामने कौन सी साइड है, सी डी। तो ए डी बड़ा हो गया सी डी से, तो मैंने ये लिख दिया, ए डी बड़ा हो गया सी डी से, तो सबसे बड़ा बी डी हो गया। ये मेरा आंसर हो गया, है ना। चलिए, जो एंगल बढ़ा उसके सामने वाली भुजा बढ़ी, सीधी सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। आइए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ए पे समकोण है, ये रहा। ठीक है, बीसी आपको 13 दे रखा है, यानी ये सबसे बड़ी भुजा हो गई। ए बी प्लस ए सी 15 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। ठीक है, अब वैसे तो मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि इंडिविजुअल मुझे नहीं पता कि ए बी की वैल्यू कितनी और ए सी की वैल्यू कितनी, ऐसे नहीं निकाल सकता मैं। पर एक फॉर्मूला जरूर है मेरे पास, आज ही मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस 2RR। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/2। और अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मिलेगी, मैंने आपको बताया था P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। P प्लस बी कितना है, 15 है, माइनस एच अपॉन 2, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू ये। तो कितना आंसर आ गया, 14 आंसर आ गया। 14 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी को करने का एक तरीका और बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत ध्यान से समझना है।
मान लेते हैं मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पता, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं क्वेश्चन कर ही ना पाऊं। भाई क्वेश्चन तो करूंगा ही ना। अगर ये ए बी सी, ए बी प्लस ए सी, देखिए एक बार समझाऊंगा, ये अगली बार से आपको सब चीजें खुद समझनी पड़ेगी। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, कितना आ गया 15 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 13 स्क्वायर के, प्लस 2 ए बी ए सी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 ए बी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। अब ऐसा थोड़ी है कि 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर में पूरा पूरा सॉल्व करूंगा। 15 माइनस 13 2, और 15 और 13 28, यानी 56, 56। ये 2 ए बी ए सी की वैल्यू है, मेरे को किसकी निकालनी है, हाफ ए बी ए सी की। हाफ ए बी ए सी क्यों, क्योंकि बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 से आधा आ रहा है, यानी 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करिए, आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को मैं पहले वाले तरीके से भी कर सकता हूं, पर दोनों चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं आपसे डेफिनेट कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। हर क्लास को सिंसियरली अटेंड करिएगा। 400-500 क्वेश्चन होने हैं तो बहुत होते हैं, देखिए, और सारे बढ़िया वैरायटी के क्वेश्चन होने हैं जो आपका दिमाग ऐसे खोल देगा कि आपको लगेगा यार बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, इस प्रॉपर्टी पे हम आगे भी करेंगे भाई। बिल्कुल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है और वैल्यू पुट कर दी है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और काफी सारा हमारा कंटेंट है अपना। ठीक है, तो मिक्सचर है सब चीज का। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी हमने रिवाइज करी है, क्वेश्चन भी है, लोड नहीं डालना मेरे को। आप ये सोचिए कि आप 500 क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा ना, वो लगभग 1200-1300 क्वेश्चन के बराबर होंगे, कम से कम बता रहा हूँ। जो आप घर पे आसान आसान क्वेश्चन इतने कर लेंगे, अगर 1200, 1300, 1400 क्वेश्चन, तब जाके भी उतना दिमाग शायद खुले जितना क्लास के 500 क्वेश्चन से खुल जाएगा। तो कोशिश ये करनी है हर क्वेश्चन को सीरियसली लेना है। प्रॉपर्टीज जो पिछली सारी कराई हैं वो लगातार लगेंगी आगे, और वो इसी तरीके से याद रह सकते हैं कि हम रिपीटेडली इंटरवल्स के बाद उन्हें इस्तेमाल करें। अगर हम एक बार ही इस्तेमाल कर देंगे ना, मान लेते हैं मैंने ये लिखवाई थी आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2RR, मैंने आज करा दिए इस पे 10 क्वेश्चन। आपको क्या लग रहा है 15 दिन बाद आपको प्रॉपर्टी पता भी नहीं होगी वो। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी रैंडमली कोई क्वेश्चन आ जाए और हम उसमें लगाएं जिससे हम रिकॉल कर सकें। असलियत तो वही है ना, पेपर में भी तो मिक्स ही मिलेगा, टाइप थोड़ी मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए।